अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। पाकिस्तान के एक अहम सेनेटर की जानिब से ये कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई गई है ज़ायरीन के ऊपर कि वो ज़मीनी रास्ते से सफ़र नहीं कर सकते, दरअसल ये अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए किया गया है। ये महज एक एक बयान है, एक लफ्ज़ी जुमलाबाज़ी है या वाक़ई इसके अंदर कोई गहराई, कोई सदाकत, कोई सबूत मौजूद है? इसके ऊपर हमने बात करनी है आज के इस व्लॉग में। इसके साथ जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो ये है कि बहुत तेज़ी के साथ ये खबर गर्दिश कर रही है कि 5,000 तुर्की के शहरी इसराइली फ़ौज के अंदर शामिल हो गए हैं। इस खबर की हकीकत क्या है? ये दोनों बड़ी अहम और हसास खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मौज़ू का आगाज़ करूँ मगर एक राय मैं आपकी ज़रूर कमेंट में लेना चाहूँगा। आवाज़ से मुतल्लिक काफ़ी दोस्त कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज़ बेहतर नहीं आती है या वाज़ेह तौर के ऊपर वो नहीं सुन पाते हैं। तो अभी कुछ किसी हद तक कुछ तब्दीली की गई है जिसे मज़ीद भी बेहतर किया जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आवाज़ आपको सही आ रही है, वाज़ेह आ रही है तो ज़रूर कमेंट्स में आप हमें बताइएगा क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे जो मज़ीद जो है वो स्टेप उठाएँगे। अब आगाज़ कर लेते हैं खबर का। 27 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जब ये स्टेटमेंट सामने आई कि हम ज़ायरीन के ऊपर जो कि ज़मीनी रास्ते से जाते हैं, बलूचिस्तान, तफ्तान, ज़ाहिदान और फिर उससे आगे इराक़ तक जाते हैं, करबला मुअल्ला तक जाते हैं और ये तमाम जो सिलसिला है ये अरबईन वाक़ का एक हिस्सा होता है जिसकी एक पूरी एक मुकम्मल हिस्ट्री मौजूद है। बहरहाल वो हमारा मौज़ू नहीं है। हमने इस खबर के ऊपर बात करनी है जो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा। क्या कहा? ये कहा कि ये ज़रूर वक़्ती तौर के ऊपर मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन इससे आने वाले दिनों के अंदर बहुत बेहतरी पैदा हो जाएगी क्योंकि हम ज़मीनी रास्ते के ऊपर जाने से पाबंदी लगा रहे हैं। अब फ़ज़ाई सफ़र जो है उसे फ़आल किया गया है, मैंने उसके ऊपर बात करनी है। ये पहले पॉइंट समझ लीजिए कि हुआ क्या है, किस अंदाज़ में हुआ है। अब इसके साथ ज़ायरीन को ये समझ लेना जो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन वो किस रास्ते से जाते थे जो नहीं जानते, मुख्तसर मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आखिर में जो बात मैंने आपके सामने रखनी है कि इस तमाम चीज़ों की वजह क्या बना है वो बड़ी एक अहम चीज़ है। इसके अंदर जो बताया ये जाता है कि ईरानी रूट के ज़रिए ज़ाहिर ज़ाहिदान पहुँचा करते हैं, फिर ईरान के मुक़द्दस मकामात से होते हुए इराक़ जाते हैं और इसके अंदर एक रिपोर्ट भी आई है 2024 की एक रिपोर्ट इराक़ी हुकूमत ने ये बताया है पाकिस्तानी हुकाम को, उससे मुतल्लिक भी मैंने नंबर्स आपके सामने रखने हैं। इसमें कितने लोग ज़ायरीन जो है वो इस रास्ते से सफ़र पे जाया करते हैं, तकरीबन 2 ढाई लाख का नंबर, ये अच्छा खासा नंबर है। जो एक एस्टिमेटेड मैं आपको दे रहा हूँ, मुमकिन है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता हो, लेकिन ये एक नंबर जो रिकॉर्ड ज़्यादा किया जाता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इस बात के ऊपर जब पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया, तो जो एमडब्ल्यूएम के अहम ओहदेदार उनके सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद है और वो सेनेटर हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने किया है सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर, ये दरअसल अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए किया गया है। अब इस बयान में कितनी हकीकत है, उसके लिए ज़रूरी ये समझिए कि बलूचिस्तान जो है, वो एक बड़े पैमाने के ऊपर एक ग्रेट गेम बन चुका है। ये जहाँ पर जिस इलाके से ये ज़ायरीन गुज़रा करते हैं, वहाँ से कुछ ही दूर आपको मादनियात का भी कारोबार नज़र आता है। वहाँ पर आपको इंतहाई गुंजान आबाद है, यानी दूर-दूर तक वो मुहावरा है ना कि यार आपको कौवा भी नज़र नहीं आता। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये वही इलाके हैं जहाँ पर आपको एक सिचुएशन जो है वो ऐसी एक नज़र आती है। लेकिन इससे कुछ ही फासले के ऊपर मादनियात, मशीनरी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्टिव नज़र आती हैं। रियासत क्या कह रही है? रियासत ये कह रही है कि ईरान ये मतलब अलन ऐलान नहीं है लेकिन बैक एंड के ऊपर जो चीज़ें हैं कि ईरान इसराइल कशीदगी के बाद बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है और कुछ अनासिर ऐसे हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में मुकम्मल तौर के ऊपर जो मजहबी बुनियादों के ऊपर फ़िरक़ावारियत की एक जंग है उसे धकेलना चाहते हैं और ये जो ज़मीनी रास्ते से ज़ायरीन जाएंगे ये उनके लिए बड़ा आसान हदफ होगा। कहने को वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी ही फैलाएंगे लेकिन तासुर उसको मजहबी तौर के ऊपर दिया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर मजहबी बुनियादों के ऊपर मुनाफरत ना फैले, हमने इस चीज़ से बचने के लिए हमने फ़ज़ाई जो रास्ता है या सफ़र है उसे हमने ज़ायरीन को कहा है कि वो उस जानिब मुतवज्जा हों और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ज़ाई रास्ते की जाएँ। अब जो पाकिस्तान के
سینیٹر MWM کے اہم عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں، یہ محض آپ کو ایک جذباتی جملہ نظر آتا ہے، اگر آپ اس کے حقیقت کے اوپر جائیں تو ظاہر ہے یہ چیزیں اس کے اندر کوئی آپ کو سچائی نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو علماء ہیں، جو ان زائرین کو تمام چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں، ابھی وہ تمام کے تمام اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمینی راستہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے اسٹیٹمنٹ ماضی کی دیکھیں تو آپ کو جب پہلے بھی تفتان کے راستے میں لوگوں کو شناختی کارڈ دے کر مارا جاتا تھا یا زائرین کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اس وقت یہی ان میں سے بہت بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ فضائی سفر جو ہے اس کو اپنایا جائے، اگر سیفٹی کے اگر ایشوز، اگر ایسی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور جو جانا چاہتے ہیں وہ فضائی راستے سے جائیں تاکہ سیف بھی رہ سکیں اور زیارات بھی کر سکیں۔ اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک نقطہ اٹھایا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس سے امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جو زمینی راستے سے زائرین جاتے ہیں ان کا وہ بجٹ نہیں لگتا جو فضائی راستے سے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو وفاقی حکومت نے سب سے بڑی غلطی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بالکل عین موقع کے اوپر اس فیصلے کو لیا گیا ہے۔ اگر آپ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے، پہلے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیتے، پہلے سے لوگوں کو بتا دیتے، اب لوگوں نے جو قافلہ سالار ہوتے ہیں، جو قافلے لے کر جاتے ہیں، انہیں پیسے دے دیے ہیں، پیسے جمع کروا دیے ہیں اور بالکل لاسٹ ٹائم کے اوپر آپ نے اپنی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اب حکومت کو بھی کرنی چاہیے۔ حکومت کو یہ کرنی چاہیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے جو فضائی راستہ ہے اسے آپ نے آسان بنانا ہے، اسے آپ نے سستا بنانا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن جن زائرین نے زمینی رستوں سے جانے کے لیے جو قافلہ سالاروں کو پیسے دیے ہیں، جو لے کر جاتے ہیں بڑے بڑے قافلے زائرین کو مقدس مقامات تک لے کے جاتے ہیں اور اپنی ایک سلوگن لائنز بناتے ہیں کہ ہم تو خدمت گزار ہیں، ہم تو امام علی مقام کی خدمت گزار ہیں، ان کے زائرین کی خدمت گزار ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ اس بار سے ہی صحیح کوئی صحیح معنوں میں خدمت کر لیں، اور اگر ان کے کچھ پیسے اوپر بھی لگتے ہیں تو جو زائرین نے پیسے لگائے ہیں اپنے بجٹ کو دے کر ان میں مزید کچھ اضافہ کر کے وہ لے کے جا سکتے ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایک اچھا موقع ہے اپنی سلوگن لائن کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، لیکن زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کی بنتی ہے۔ ریاست کو یہ چاہیے کہ فضائی سفر کو آسان کرے۔ ظاہر ہے 1.5 سے 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کا فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اور جو چیز ہے جس کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے، جب حکومتیں اپنے سے زیادہ، یا جسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے قد سے بڑی باتیں وہ کر لیتی ہے کوئی بھی پرسنالٹی، تو وہ اس کے گلے بھی پڑ جاتی ہے۔ پاکستان کے انہی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بلوچستان کی جو سچویشن ہے یہ تو ایک SHO کی مار ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ SHO آپ کو ابھی تک کیوں نہیں مل رہا کہ آپ بلوچستان کے اندر مکمل طور کے اوپر امن نہیں لا سکے، اور زائرین جو اسے یہاں سے سالہ سال یہاں سے جاتے ہیں آپ انہیں ایک سیف جو روٹ ہے، محفوظ روٹ ہے، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، اس کے اندر ایک چیز کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے کہ یہ پاکستانی حکومت نے فیصلہ لیا۔ میری معلومات کے مطابق جو پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، یہ جب ایران گئے تھے اور وہاں پر عراق کے بھی وزیر داخلہ، ایران کے بھی وزیر داخلہ، جب ان تینوں وزیر داخلہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر ایران اور عراق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ زائرین کے سفر کو، فضائی سفر اس طرح سے اپنائیے کہ جو فضائی زائرین آتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ رکھنا آسان ہے۔ اب اس کے اندر جو زمینی راستے سے آتے ہیں یہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر آ کر، عراق کے اندر آ کر غائب ہو جاتے ہیں، ایران کے اندر آ کر غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ اسے پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھیے کہ پاکستان نے، یہ پاکستان کی حکومت نے ایسا فیصلہ کیا ہے، بلکہ یہ عراق اور ایران کی حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ ایسا کریے کہ یہ فضائی سفر اگر ہوگا، زیادہ سے زیادہ زائرین اگر اس رستے سے آئیں گے تو ہمارے لیے ان کا ٹریک ریکارڈ رکھنا ایک آسان ہو جائے گا، بجائے کہ جو زمینی راستے سے آتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو عراق کی حکومت ہے انہوں نے ایک رپورٹ بھی دی کہ 2024 کی بھی اگر ہم بات کریں تو جو پاکستانی زائرین کی تعداد تقریباً جو بنی تھی، جنہوں نے زمینی اور ہوائی راستوں کے ذریعے جو آئے تھے وہ تقریباً نہیں بلکہ یہ کچھ نمبرز کی بات کی جا رہی ہے کہ 19,645 ایک نمبرز بتایا جا رہا ہے، اور اس میں سے جو جانے والے تھے وہ خالی 6 سے 7 ہزار واپس گئے تھے۔ یعنی وہ زمینی راستے سے گئے 19,645 سے، ایک اسپیسیفک چیز کی رپورٹ دی جا رہی ہے، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، میں نے آپ کو نمبرز دیے۔ تو عراق کی حکومت نے کہا کہ ان 19,000 میں سے ہم نے جو ریکارڈ لگایا، ایک ایوریج نکالی، 6 سے 7 ہزار لوگ واپس پاکستان گئے۔ باقی کہاں گئے، کہاں چلے گئے، کہاں گم ہو گئے، عراق میں رہے، کہیں اور نکل گئے،
हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये भी इस मीटिंग के एजेंडे के अंदर शामिल था कि हमने कैसे ज़ायरीन यहाँ पर आएँ तो उनकी फिर वापसी भी यकीनी हो। तो ये बेसिकली इस तनाज़ुर में देखा जाए, हुकूमत ने ये गलत किया कि गलत टाइम के ऊपर फैसला लिया। फिर आपने ये कहा कि एक एसएचओ की मार है, लेकिन वो अभी तक एसएचओ आपको नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि आप फ़ज़ाई सफ़र को सस्ता करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन चीज़ें तो आप कर रहे हैं, मगर इस सफ़र को सस्ता भी करना चाहिए ताकि जिन्हें तकलीफ़ हुई है, जिन्होंने साल बजट बना कर रखा होता है कि हमने इस साल जाना है, उनको जो उनका जो बजट आपने डिस्टर्ब किया है, उन्हें आपने कहीं न कहीं अकोमोडेट करना है। और बिलख़ुसूस उन काफ़िला सालारों ने भी, जिनका नैरेटिव ये होता है कि हम खिदमत गुज़ार हैं, तो ये सारों को मिलकर सॉल्यूशन निकालना है और ज़ायरीन को महफूज़ भी रखना है और मुक़द्दस मकामात तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, जिन्होंने अपनी एक पूरे साल की मनसूबाबंदी कर रखी थी। दूसरी खबर के ऊपर हम आते हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि 5,000 तुर्क क्या इसराइली फ़ौज के अंदर शामिल हुए हैं? ये खबर कहाँ से आई है? इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक तुर्की इसराइल की शाम में कार्रवाइयों पर सिर्फ बयानात दे रहा है। इसके ऊपर मिडल ईस्ट आई ने ये रिपोर्ट किया कि इस पॉलिसी की वजह से तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, उर्दगान के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है कि वो शाम में एक नए सेटअप को लेकर आई हैं और उस नए सेटअप की वजह से जो इसराइल है उसके रास्ते हमवार हो गए हैं, ये एक तासुर दिया जा रहा है। और इसी बिना के ऊपर मुस्लिम ममालिक के अंदर उर्दगान के ऊपर ख़ासी तनक़ीद होती हुई नज़र आ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उर्दगान और इसराइली हुकूमत के माबैन एक तिजारती ताल्लुकात इंतहाई नेक्स्ट लेवल के भी मौजूद हैं, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब ये जो बात की जा रही है कि 5,000 तुर्क इसराइली फ़ौज के अंदर दाखिल हुए हैं, इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो ये है कि इसराइल में तकरीबन 20,000 तुर्क निजात यहूदी आबाद हैं। यानी वो तुर्क हैं, लेकिन वो उनका जो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं, वो यहूदी हैं और वो इसराइल के अंदर ही आबाद हैं। अब ये जो नंबर्स बताया जा रहा है, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। हमने हर वेबसाइट देखी है, हर मुस्तनद न्यूज़ को चेक किया है, तमाम तरह से इसकी क्रॉस चेक की इसको किया गया है, वेरीफ़ाई इसको किया गया है, लेकिन हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली है और इससे मुतल्लिक एक ही चीज़ ये मिली है कि ये रूमर्स है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जो तनक़ीद बनती है, वो ज़रूर कीजिए करें। वो हक बनता है कि उर्दगान की पॉलिसीज़ के ऊपर सवालात उठाएँ, मगर जो चीज़ है ही नहीं है सिरे से, उसके ऊपर बात करना ज़ाहिर है ये झूठ के ऊपर भी आता है और प्रोपेगेंडे की मद में भी आता है। तो बहरहाल ये 2 बड़ी अहम खबरें थी जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है, फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख़्याल आपने ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब